अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज मैं बात करने लगा हूँ बड़ी ही हमारे मुल्क के अफसरदा सानिया के हवाले से। आज 8 जनवरी 2022 जो कि तारीख का एक एक बदकिस्मत दिन साबित हुआ कई फैमिली के लिए। कई घरों में जनाजे पहुँचे और बहुत सारे ऐसे दर्द भरे लम्हात जो नाकाबिल बयां हैं। मैंने कुछ वीडियो वगैरह देखी इस वाक़ये के, इस सानिया के हवाले से, तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा कि अल्लाह की ज़ात इंसान पे मुकम्मल इख्तियार रखती है, लेकिन जब किसी एक घर से पूरे के पूरे ख़ानदान को उठा लिया जाता है तो उससे जितने दर्द की वो कैफियत, अगर हमारे साथ इतने दर्द की कैफियत है तो उनके जो रियल करीबी रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए कितनी होगी। 8 जनवरी 2022 तारीख का आज का बदकिस्मत दिन, और वो ये कि रात से जो मरी में ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से, और बताया जा रहा है कि कोई 10,000 से कई गुना ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ जो रुकी रहीं, फंसी रहीं वहाँ पे, जिनको रास्ते नहीं मिले जाने के लिए, और उनको अपने फैमिली के होते हुए वहीं पे सारी रात रुकना पड़ा। और जिसके बाद बहुत सारे मासूम बच्चे और बड़े अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को और अपने इतनी इम्यूनिटी को बहाल ना रख सके। और सुनने में आ रहा है कि कोई तकरीबन 19-20 के करीब अमवात अब तक हो चुकी हैं। और एक घर के जिसके अंदर ASI नवीदुल्ला जो पिंडी में मुकीम है, तो या उनका ताल्लुक़ गालबन पिंडी से है या उसकी ड्यूटी पिंडी से है, तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली और बहुत सारे ऐसे घर के जिसके अंदर पूरे घर के अंदर मासूम बच्चे जो कि अपनी जान का नजराना दे चुके। तो बड़ा ही बदकिस्मत दिन कह सकते हैं, लेकिन बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अपने पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार रखा है और फरमाया है कि अला कुल्ली नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका हर जानदार ने चखना है और मौत को भी मौत आके रहनी है, मौत बरहक है। और जब अल्लाह की ज़ात अपनी इमानत को वापस लेना चाहे तो फिर हमारी सारी तदबीरें नाकाम हो जाती हैं और फिर हमारी अक्ल मौऊफ़ हो जाती है और हम किसी काम के करने के काबिल नहीं रहते और ना ही वहाँ पर हमारी अक्ल काम करती है। अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान को इस दुनिया से ले उठाना है और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ही मौत है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी सच्चाई भी ये है कि जब एक इंसान के मुकद्दर में मौत हो तो ना उसकी अक्ल काम करती है और ना उसकी तदबीरें काम करती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें की कि उन्होंने ये बेवकूफ़ी की, वो बेवकूफ़ी की, उन्हें उस टाइम पे ये करना था, वो करना था। लेकिन बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जो निज़ाम है वो बेहतर निज़ाम चलाने वाला है, हम उस सिस्टम के अंदर नुक्स नहीं निकाल सकते। तो बहरहाल इंतहाई बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। और अब हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि हमारे रूहानी हवाले से, हमारे नफ्सियाती हवाले से और हमारे जिस्मानी हवाले से इस मामले को कैसे देखा गया है बीइंग साइकोलॉजिस्ट, कि मैंने अपने कल्चर से जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए बहुत सारी बातें मैं लाजमी समझता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचें
और आप लोग इससे सीखें और उसके बाद ताकि आप लोगों को लिए ये सारों के लिए हमारी एक लर्निंग हो और हमें सीखने का मौका मिले। तो इस हवाले से अब हम बात करते हैं कि एक तो ये कि हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हकीकी इख्तियारात के मालिक है और उसने जिस इंसान को जैसे चलाना है उसने वैसे चलाना है। अब जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ कोई तकरीबन कल का टेम्परेचर 9-10 राउंड अबाउट इतने और आज का कोई 11-12 टेम्परेचर तकरीबन, जिसने हमारी इतनी ज़्यादा कुल्फ़ी जमा दी है कि हम इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है सर्वाइव करना। तो लेकिन अब अगर हमारी ये हालत है 9-10 टेम्परेचर के अंदर, तो मरी में जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो कोई -1 -2 या राउंड अबाउट इतना बताया जा रहा है, या 0 और 1 दिन के टाइम में 0-1 तक रहा है राउंड अबाउट, और दिन के धूप के टाइम के यानी दिन के टाइम के अलावा जो टेम्परेचर है वो -1 -2 और इस तरीके से राउंड अबाउट बताया जा रहा है। जब टेम्परेचर माइनस होता है तो इनफैक्ट टेम्परेचर माइनस नहीं हो रहा होता बल्कि ज़िंदगी माइनस हो रही होती है, ठीक है। तो अब अगर एक वैसे माइनर टेम्परेचर के अंदर एक बंदा अपने आप को लेकिन शौक के बिना थोड़े से अपना दूध होती रखनी चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन बात ये है कि बस अल्लाह के फ़ैसले हैं, तो उसके अंदर अब हम ज़्यादा अपने इस हवाले से ज़्यादा कोई बहस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग गए हैं मरी में, अकेले गए हैं या यंग एज के अंदर थे, ठीक है, तो उनकी इम्यूनिटी होती है ज़्यादा। तो वो लोग अगर गए हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग सही सलामत अभी हैं, उन्हें पनाह मिल चुकी है। इस हवाले से हमारी पूरी की पूरी इंतज़ामिया अलर्ट है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स वहाँ के अलर्ट हैं, रेस्क्यू से लेके पुलिस तक, और हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट से लेके और हमारी हर तरह की जो है ना वहाँ पे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, और वफाकी गवर्नमेंट तक सारी इंतजामिया वहाँ बैठी है। इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है, बड़ी तफसील से इस वाक़े को देखा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जाने वाले तो जान दे के चले जाते हैं, उसके बाद हमारे पास बचता कुछ नहीं। तो एक चीज़ का तो ये ख्याल रखें कि आप ना जब भी किसी आउटिंग के लिए जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, तो इतना ख्याल लाजमी रखें कि आप अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को इस तरह के मौके पे लेके ना जाएं। मसलन फुल सर्दी में सर्दी को देखना, फुल गर्मी में कोई गर्म चीज़ को देखना, या इस तरह के कोई और वाक़यात एक मिसाल के तौर पे, तो इसके अंदर ना आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा ना एहतियात करें कि अगर आपने जाना भी है तो आप या तो अकेले चले जाएं, या यंग एज के अंदर अगर आपके दोस्त हैं चलो उनके साथ आप चले जाएं। उससे ये होगा कि देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको घर आना वापस नसीब नहीं भी होता तो सिर्फ एक बंदे की जान जाती है और नस्ल चलती है। लेकिन जब पूरी की पूरी नस्ल ही ख़त्म हो जाती है, पूरे बच्चों समेत, माँ बाप समेत हर कोई चला जाता है, तो वह नस्ल ख़त्म हो जाती है। और फिर बड़ा ही, बस मैं क्या कहूँ कि बड़ी अज़ियतनाक बात है ये। तो इसीलिए ना तो ऐसे मौके पे ना कोशिश करें कि आप लोग ना अपनी फैमिली को लेके ना जाएं, आप अकेले जाएं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जब आपको थोड़ा सा बेअंदाज़ा हो जाता है कि जी आगे रश ज़्यादा है, आगे जाने की सूरत हाल नहीं है और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस तरह के, तो फिर आप वापस हो जाएं। अब दिल सुनने के अंदर आया है कि लोगों के शौक़ ज़्यादा थे, एक्साइटेड लोग ज़्यादा थे, तो जो लोग जा चुके थे रश के होने के बावजूद भी लोगों ने वापसी का रुख नहीं किया, बल्कि लोग आगे की तरफ बढ़े हैं। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो गई, और उसकी वजह से वो पूरी रात जाम रही और कोई रास्ता नहीं निकल सका इस चीज़ का। तो बहरहाल इस तरह के इशू आए। तो एक तो आप अपनी फैमिली को बचाएं, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता अगर एक इंसान की जान जाती है तो कम से कम उसकी नस्ल में से कोई उसको याद करने वाला ज़िंदा रहता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगर एक इंसान की नस्ल चलती है और एक इंसान की नस्ल ख़त्म होती है तो ये बड़ी अज़ियतनाक बात है। अगर नस्ल ख़त्म होती है, नस्ल चलते हुए ये मामूली बात नहीं है, बल्कि ख़ानदान के सिलसिले मुंसलिक होते हैं। उसके बाद उसकी अगली नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, फिर चौथी नस्ल, वो उसको याद करने वाले ज़िंदा रहते हैं। एक तो हमेशा ना आप अपने फैमिली के साथ इस तरह के मौक़ों पे कोशिश करें ना जाएं। आप नॉर्मल मौके पे जाएं कि जब नॉर्मल सूरत हाल हो, और जब जाने लगे तो जाने से पहले आप ना हर तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें कि जी आगे के क्या हालात हैं, जाना किस हद तक पॉसिबल है, किस हद तक नहीं है,
ठीक है, और कोई रश वगैरह तो ज़्यादा नहीं है, और अपने साथ नेसेसरी जो चीज़ें हैं आपकी वो साथ में रख ले जाने के लिए, ठीक है। आउटिंग करने की अच्छी चीज़ है, इससे बंदे को स्ट्रेस ख़त्म होता है, कैथारसिस मिलता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई सानिया हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए वो कैथारसिस नहीं मिलता बल्कि स्ट्रेस ही मिलता है। तो इसीलिए ना एक तो जाने से पहले ना इन्फॉर्मेशन ले लें, वहाँ की सूरत हाल पता करवा लें। अगर आपको लगता है वहाँ की सूरत हाल नहीं है इस काबिल तो फिर आप लोग ना जाएं। खुदारा आप अपने बच्चे आपकी कीमती हैं, औलाद आपकी कीमती, नस्लें आपकी कीमती हैं। तो एक दिन की खुशी से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने डायमेंशन को, रुख को चेंज कर लें, सफ़र के टारगेट पॉइंट्स को चेंज कर लें, किसी और जगह चले जाएं जहाँ पे आपके लिए जाना मुमकिन है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान से लोग गए हैं तो वो इस्लामाबाद तक हो के, अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते कि इस्लामाबाद तक हो के वापस आ जाते तो ये सानिया कम होने के चांसेस थे। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इंसान को इख्तियार दिया है और उसके अंदर इंसान की भी कुछ तदबीरें हैं, और इंसान को अफजल इसलिए बनाया गया है कि तुम गौर फिक्र करो, तुम सोचो, तुम्हारे अकल की वजह से तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। तो इसीलिए ऐसे मौके पे हमें देखना और समझना चाहिए। तो ये तो थे कोई सोशल हवाले से। हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल के हवाले से। तो वो ये कि जब इंसान का टेम्परेचर माइनस की तरफ बॉडी, इंसान के जो बॉडी को टेम्परेचर है उसने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक ना एडजस्ट होना होता है। अब जो लोग रहते ही बर्फ़बारी के इलाकों के अंदर है तो उनकी तो बॉडी इजीली सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी होती है कि वो एडजस्ट कर जाती है। बर्फ़बारी इलाके, खुले इलाकों में रहने वाले लोग तो इजीली रह जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनके जिस्म तो फाइट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे आम कल्चर के, आम सूबे कल्चर के लोग हैं, खास तौर पे जो पंजाब सूबे के जो लोग हैं, और इस तरह यहाँ के रहने वाले लोगों की ना बॉडी इस तरह की नहीं होती कि वो इस कंडीशन के अंदर ना अपने जिस्म को सर्वाइव करने की नौबत दिला सके। मसलन जब टेम्परेचर माइनस के अंदर जा रहा है तो हमारी जिस्म ने उसके मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश तो करनी है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमारा जिस्म एडजस्ट करते करते बाद दफ़ा जिस्म अपनी ताकत छोड़ जाता है और हमारी बॉडी हाइपोथर्मिया में चली जाती है। अब हाइपोथर्मिया कहते हैं कि माइनस टेम्परेचर की तरफ, कि हमारी बॉडी 98 नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा हो तो हाइपरथर्मिया, और इससे कम हो तो हाइपोथर्मिया। कि वो माइनस, बॉडी का टेम्परेचर माइनस होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी बॉडी उस कुव्वत, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और हमारे जिस्म में शैल होते होते जमते जमते तो जो सांस की नालियाँ हैं तो रेस्पायरेशन अटैक होने शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे नाक की नाली, मुंह की नाली के आगे जो नालियाँ हैं जिसको हम बोलते हैं अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम, यहाँ से हमारे सारी की सारी नालियाँ जाम होने शुरू हो जाती हैं। फिर लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम इसको जाम कर देती हैं, फिर हमारे लंग्स को पूरे को जाम कर देती है। अगर तो थोड़ा सा भी रास्ता होता है उस नालियों के अंदर कि वो हीट पहुंचने का तो फिर तो वो चलती रहती हैं। और अगर सारा अपर रेस्पायरेटरी से लेकर लोअर रेस्पायरेटरी से लेकर और लंग्स सिस्टम तक अगर सारा का सारा ही ब्लॉक हो जाए उस कोल्डनेस की वजह से, तो उस सूरत हाल के अंदर इंसान ना सांस उसका ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि एक इंसान का सांस निकलना शुरू हो रहा है, कि उसको सांस नहीं आ पा रही, एक मिसाल है ऐसी कोई कंडीशन बन रही है। तो इसीलिए ये जो सूरत हाल है तो वो हाइपरथर्मिया के अंदर बंदा अपनी बॉडी को ना सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस वजह से हाइपरथर्मिया की कंडीशन के अंदर एक लिमिट ऐसी आती है कि बंदे के पास सिवाय अपनी जान देने के कुछ भी नहीं बचता। दूसरी चीज़ ये भी है कि बंदा ऐसे मौके पे ना अपनी लाचार मजबूर समझ के बंदा हार जाता है, कि जब वो देखता है कि उसके सामने उसके बच्चों की हालत बुरी होती जा रही है, और फिर वो देखता है कि उसके बच्चों की हालत जिसमें शैल हो गए हैं और वो इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि अब वो मज़ीद सर्वाइव कर सकें वगैरह वगैरह इस तरह से। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ना बंदे की हवास बाख्ती होती है, बंदे के सेंसेस काम ही नहीं करते, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। एक मिसाल है, ठीक हो गया, तो वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर पहुँचा ही नहीं पाते। वरना जो इस सारे सिस्टम को जो वो है कंट्रोल करने का, तो वो ये है कि फ़र्स्ट एड के तौर पे अगर इनके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर मसाज किया जाता बाकायदा उतने घंटे रहने के लिए, उसके नाक की हड्डी से लेकर उसके गले से लेकर उसके चेस्ट तक अगर मसाज करके रखा जाता है, तो वो उसकी जो वेन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का सारा, तो वो वेन जो सांस के अंदर हमारी हेल्प कर रही है, तो वो वेन उसकी एक्टिव रहती है, और उसकी वेन एक्टिव रहने की वजह से उसको सांस किसी हद तक चलता रहता है। लेकिन चूँकि हमारे पास लोगों के पास इतना मेडिकली नॉलेज भी कोई नहीं है कि वो कैसे डील करेंगे, दूसरा फिर वो इस टाइम पे हवास बाख्ती हो जाती है, तब भी बंदा सेंस ही काम नहीं करते। तीसरा, जब वो अपने प्यारों को, किसी चीज़ को इतने करीब से उसकी मौत को देखता है,
तो उसके सेंस काम करना छोड़ जाते, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो यानी अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बंदे हैं, अगर उसके पास बच्चे हैं और अगर वो बच्चे को एक ही तरीका है कि अगर वो फर्स्ट एड के तौर पे अगर वो पूरी की पूरी बॉडी को मसाज करते रहते, एक मिसाल है, तो इससे मसाज करने वाले भी और मसाज होने वाले भी दोनों की जो अपना चांस ऑफ सर्वाइवल है वो ज़्यादा हो सकते थे। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि हमारे कम्युनिटी के पास इतना बेसिक फर्स्ट एड नॉलेज और इतना मेडिकल नॉलेज नहीं है, तो इसलिए उन्हें समझ नहीं आ पाती होती कि उन्होंने क्या करना है, और वो एंड ये कि वो करते करते वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो लोग सो जाते हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर, तो वो ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि सोने की वजह से उसके जिस्म जो होता है वो एक जगह पे स्टॉप हो जाता है, और जब आपकी बॉडी एक जगह पे स्टॉप हो जाती है तो उसके स्टॉप होने की वजह से आपकी मसल काम करने छोड़ देते हैं और आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काम करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको जो ठंड को मौका मिल रहा है, नमी को मौका मिल रहा है, और उसको मौका मिला अंदर आने का, तो वो पूरी सांस के रास्ते से उसके लंग्स तक पूरे को डैमेज कर देती है। तो कुछ इस तरह के इशू रहे हैं। हाइपरथर्मिया होते होते इस कंडीशन के अंदर जाके बंदे के अपना ये जो चांसेस हैं डेथ ऑफ चांसेस वो ज़्यादा होते हैं। अब बात ये है कि ये सारे को उस टाइम पे एक टाइम पे इसने हज़ारों लोगों को डील करना मुमकिन भी नहीं होता, क्योंकि अब इंतजामिया भी कहाँ तक सोचे कि कितनी टीमें वहाँ पे अपना जो है ना, जितनी भी टीमें पहुँचे वो भी कम रह सकती हैं एक मिसाल के तौर पे। दूसरा, जब रास्ते बंद है तो टीमें वहाँ पे जाएंगी भी कैसे, ठीक है। तो अगर लोग खिदमत करना चाह भी रहे हो किसी की, तो भी लोग नहीं कर पाते। दूसरा फिर ये भी है कि जो हम सांस लेते हैं, उस सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी हीट क्रिएट करती है बंदे को, और उसके हीट क्रिएट होने की वजह से अगर ज़्यादा लोग होते हैं एक जगह पे, तो उसकी वजह से उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे किसी हद तक हीट रहती है। और अगर ये चीज़ ना हो तो भी बंदे कम हो तो भी हीट के कम होने की वजह से भी मसाइल बनते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि गाड़ी का जो फ्यूल है अगर तो अच्छा हीटर काम कर रहा है तो किसी हद तक सर्वाइव के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर ये अच्छा हीटर काम ना कर रहा हो तो सर्वाइव के चांसेस भी कम होते। चौथी है कि फ्यूल कंजम्पशन से बचने के लिए भी लोग बाज़ दफ़ा कि हम अगर जैसे गाड़ी खुले अपना रास्ता खुले तो हम आगे कैसे चलेंगे, तो आवाम को समझ नहीं आ पा रही होती। इसकी वजह से वो फ्यूल को बचाने के लिए भी थोड़ी सी कोशिश होती है ड्राइवर के माइंड के अंदर कि वो फ्यूल को बचाने के लिए भी वो हीटर का काम इतना इस्तेमाल नहीं करती कि खड़ी गाड़ी पे हीटर का इस्तेमाल करने से उसके इंजन से लेकर हर चीज़ को डैमेज कर सकती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो एक टाइम तक तो बंदे का जिस्म बर्दाश्त करता है, जब 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे एक वक्त ऐसा आता है कि वो बॉडी उसकी बिल्कुल काम करना छोड़ जाती है, और इस तरह से उसके साथ मसले मसाइल आते थे। तो ये तो थे बिहाइंड द कोल्डनेस के, सर्दी के पीछे जो कुछ वजूहात हैं, डेथ के पीछे जो कुछ वजूहात है, उसकी जो मेडिकली इश्यूज़ हैं, तो वो इस तरह से कुछ बनते हैं। सर्दी को कंट्रोल करने के लिए ना, अब मैं थोड़ा सा आपको ना फर्स्ट एड के वाले से बताता चलूँ कि सर्दी को कंट्रोल करने का जो सबसे बेहतर तरीकाकार है वो आपकी मूवमेंट है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप अंदर कमरे के अंदर होते हैं तो आपको सर्दी लग रही होती है, आप रजाई और कंबल लेते हैं, आपको फिर भी सर्दी लग रही होती है। लेकिन जब आप उठ के बाहर जाते हैं तो असली तौर पे तो बाहर का टेम्परेचर तो और भी ज़्यादा होना चाहिए, एक मिसाल है, क्योंकि अंदर तो आपका जो कमरा हर तरह से ढका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बाहर जाते हुए आपको थोड़ा सा ये महसूस होता है कि अब मैं थोड़ा सेट हो गया हूँ, या अब मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर था वो हाइपोथर्मिया से निकल रहा है, थोड़ा जिस्म का टेम्परेचर अपना एडजस्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि टेम्परेचर तो बाहर का कम होता है, कमरे का टेम्परेचर ठीक होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें बाहर का ज़्यादा लगता है और कमरे का कम लग रहा होता है। इसकी वजह यह है कि जब जिस्म मूवमेंट की हालत में अंदर होता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो हमारी तो वो है मूवमेंट, जिस्म के मूवमेंट होने की वजह से हमें उस अपना टेम्परेचर का एहसास भी हीटअप की तरफ जाता है, और वो हमें टेम्परेचर का एहसास भी वो अपना क्या नाम इसका कम होता है। मतलब हमें टेंशन नहीं होती, बल्कि हम अपनी जिस्म के अपने मूवमेंट की वजह से हम टेम्परेचर को ऐसे कह लें कि हम अपने टेम्परेचर को इजीली एडजस्ट करते हैं और हमें सर्दी लगना कम हो जाती है। इसीलिए सुबह के वक्त में जब अक्सर आँख खुलती है तो रात को ठंड लग रही होती है कंबल के अंदर, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बंदा तो उसका जिस्म की मूवमेंट आने की वजह से वो किसी हद तक एडजस्ट हो जाती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो उस टाइम के अंदर जो ना बंदे की बॉडी की जितनी मूवमेंट होगी, उसके जिस्म की जितना मसाज होगा, तो वो उतने ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल होता है। हत्ता कि
चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर भी जो बेहतरीन टोटका है वो ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर भी बंदे को उस पूरी की पूरी बॉडी को मसाज करना चाहिए। अगर इंसान की, अगर एक बच्चा भी है उसको चेस्ट इन्फेक्शन, उसकी सांस की नालियाँ बंद है, तो उसको चाहिए कि उसकी नाक की नाली से नेक लेके, उसके गले से लेके और उसके सीने तक हर चीज़ को उसको मसाज करना चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ है तो ज़्यादा बेहतर है। जो चीज़ अवेलेबल है तो आप जो है ना मसाज कर सकते हो, और भी कुछ नहीं है तो कम से कम आप जो है ना प्रेशर दे के भी उसकी नालियों की छत तक एक्टिवेट रख सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अब सिर्फ बातें बचती हैं, क्योंकि जो अल्लाह की ज़ात ने इस निज़ाम को जिस तरीके से चलाना था तो खुदा की ज़ात ने उस सिस्टम को उस तरीके से चला लिया है, और अल्लाह की ज़ात बेहतर निज़ाम को चलाने वाली है। अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि किसी की गलती है। देखिए, किसी की कोई गलती नहीं होती। लोग बातें बहुत सारी करते हैं कि वो इस टाइम पे ये काम कर लेते, वो इस टाइम पे ये काम कर लेते। तो बात ये है कि जब इंसान की आनी होती है तो तदबीरें काम नहीं किया करती। ये मैसेज मैं खुश तौर पर उन लोगों को देना चाह रहा हूँ जो कोई अगर ऐसे नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं कि अगर वो ऐसा काम कर लेते, वो वैसे कर लेते, ये इस तरह कर लेते, उस तरह कर लेते। तो बात ये है कि भाई अला कुल्ली नफ्सुन जायकातुल मौत, मौत का हर जानदार चखना। जब इंसान की मौत आती है तो फिर वो ना सारे के सारे उसको ना अपना उसके सारी तदबीरों को नाकाम कर देते, उसकी ताकतों को नाकाम कर, उसके इख्तियारात को नाकाम, उसके सेंस ही काम नहीं करते। जब उसके सेंस ही काम नहीं करते वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए ना मौत पर हक, उस पर यकीन हमें रखना चाहिए और इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए कि अगर हम ऐसा कर ले, अगर वो ऐसा कर लेते हैं, वो वैसा कर ले। देखिए, उस जगह पे आप लोग मौजूद नहीं, आपसे बातें कर सकते हैं। तो खुदारा किसी चीज़ को नेगेटिव ना लें। अल्लाह के एक निज़ाम था, अल्लाह की ज़ात निज़ाम को चलाने वाली ज़ात है। ठीक है, तो जिस तरह से उनके खुदा की ज़ात निज़ाम को चला रही है, हम इस कायनात के ऊपर ना अपनी कंप्लेंट नहीं दे सकते। हम इस कायनात के बनने के ऊपर ना अपनी शिकायतें नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात बिल्कुल ठीक निज़ाम को चलाते हैं। अल्लाह की ज़ात के निज़ाम के चलाने के अंदर कोई नुक्स नहीं होता। ठीक है, खामियां हमारे अंदर होती है, कायनात के सिस्टम में खामियां नहीं है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये तो हो गया सारा कुछ कि इस पे इजहार अफसोस, जितना अफसोस कर लिया जाए उतना कम है। दिल खून के आंसू रोता है, आप यकीन करें। ठीक है, मेरे पास तो वो एक दो मैंने वीडियो देखी, वो मेरे पास तो वीडियो देखी नहीं गई, तो मैं तो चुप करके जो है ना वहाँ पे खुद भी ऐसा हो गया कि जैसे मेरे अपने सेंसेस काम ना कर रहे हों। लेकिन अब सवाल ये पैदा होते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, ढेरों दुख दे के जाते हैं, और कुछ हमें सीखने का क्या मौका मिलता है। अब हमने किस तरीके से सर्वाइव करना है, तो यहाँ से सीखने के जो दो बड़ी चीज़ें हैं तो वो सीखें। देखिए, आप जो जिंदा है वो अपनी नस्लों का वो तो चलाए ना, क्योंकि इस तरह डिप्रेशन के अंदर शिकार होकर दिली दुख तो होता है, लेकिन हम डिप्रेशन के अंदर आके भी तो इस सिस्टम को नहीं संभाल सकते, नहीं चला सकते ना। इसीलिए हमें अब फाइट करनी है, हमें अब इस डिप्रेशन टेंशन से निकलना है। अब हमने बहादुरी से सामना करना है। और ये मैसेज जो इनके फैमिलियाँ इस सानिया के अंदर इंतकाल कर चुकी हैं, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि खुदारा अब इन बातों पर ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेने से ना इन लाइफ के इस मामलात के हल नहीं है। अब करेज और कॉन्फिडेंस और हौसले के साथ ना अब बस भूल लेने की कोशिश करें। ठीक है, इंसान के लिए भूलना मुमकिन है, लेकिन बस वो कोशिश करे कि अल्लाह की ज़ात को जो मंजूर था वो हो गया। इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव ना सोचे, मैं ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेती, ये हो जाता, वो हो जाता। तो जो कुछ हो गया वो ठीक हो गया। और सीखने के दो मौके हमें जो यहाँ से मिलते हैं, तो ये कि नंबर एक, आप अपनी फैमिली के साथ खुदारा ऐसी जगह पे ऐसे कोई, अगर आप अपनी फैमिली को लेके जाना चाह रहे हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, हर तरह के हालात को देखें, हर तरह के वाक़यात को देखें, आगे की जो कलेक्टेड पॉपुलेशन है, कितनी गैदरिंग है वहाँ पे, उस चीज़ को मैयर करें। कितने हैज़र्ड्स हैं रास्ते के अंदर, कितने ख़तरात हैं रास्ते के अंदर, उस चीज़ को मैयर करें। फिर अगर उसको लगता है जी ये सारे ख़तरात के बावजूद अपना का सरवाइव वो जा सकते हैं वहाँ पे, तो जाएँ। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती अपने साथ ना करें। आपकी फैमिली अजीज़ हैं, आपके बच्चे अजीज़ हैं, उनका ख्याल रखें। उनकी खातिर आप ऐसी जगह पे जाने से ना, गैदरिंग के मौके पे ना परहेज़ी करें। कुछ नहीं होता, अगर ऐसे मौके पे नहीं गए तो बाद में जा सकते हैं इंसान, लेकिन जान चली जाती है तो उसको तो नेमुल बदल नहीं है ना। बाकी हर चीज़ का नेमुल बदल आ जाता है। दूसरी जो चीज़ हमें सीखने का यहाँ से मौका मिलती है, तो ये कि अपनी फैमिली के साथ कभी ऐसा बंदा जज्बाती और एक्साइटेडमेंट को ना देखे, बल्कि वो सब्र का, इस्तिकामत का साथ देते हुए ये कोशिश करे बचे उससे। दूसरी सीखने की चीज़ ये है कि इस सारे के सारे सूरत हाल के अंदर जो अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसे मसाइल बन जाएं जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी थ्रॉट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी थ्रॉट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, सर्दी का लगना
और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, तो इस तरह के मसाइल को डील करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट रखनी पड़ती है और साथ के अंदर मसाज करना पड़ता है और साथ के अंदर सर्दी से बचने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। हम जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो इतना ज़्यादा हमारी बॉडी के जो सर्दी के अंदर चांस ऑफ सर्वाइवल है वो भी ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो अगर किसी इस टाइम क्योंकि सर्दी का मौसम है, हर तरफ टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा लो है, कहीं पे 6, 7, 8, 9 है, कहीं पे माइनस के अंदर जा चुके हैं 1, 2, 3 इस तरीके से। तो अगर जो इस जगह पे रहने वाले लोग हैं तो वो अपने आप को और अपने बच्चों को ना उनके नाक की हड्डी से लेके गले से लेके और अपने उसके चेस्ट तक अगर चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह है या ऐसी कोई सूरत हाल है तो वो उसको मसाज वगैरह के जरिए से जो है ना उसको जो है ना ये देसी टोटके के उसके जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है, किसी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। तीसरा ये है कि मैं इस सारी की सारी वीडियो के आखिर के अंदर उन तमाम तर फैमिली से इजहार अफसोस करता हूँ कि जिनके अजीज़ थे, जिनकी फैमिलियाँ थी, जिनके माँ बाप थे, जिनके बीवी बच्चे थे, जिनके घर थे, जिनके ख़ानदान थे, ठीक है, कि इंतहाई अफसोस का इजहार कि अल्लाह की ज़ात को की मर्ज़ी होती है, अल्लाह की ज़ात निज़ाम को चला रही है, अल्लाह की ज़ात ही निज़ाम को चला सकती है। जितना दुख का इजहार कर लिया जाए मेरे समझ उतना कम है, लेकिन कि बस जो भी अल्लाह की मसलियत थी या जो भी अब इसको समझ के इसको अब ज़्यादा अपना ज़्यादा इसके ऊपर ना दिमाग के ऊपर हावी करके ना तो स्ट्रेस ही मिलता है। तो अल्लाह की मर्ज़ी को समझ के बहरहाल ना आप लोग भूलने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब्र जमील दे आप लोगों को। इनकी फैमिली के अजीज़ इस सानिए के अंदर जा चुके हैं, मेरी दुआ है कि उनके घर वालों को सब्र जमील हो और जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल की ज़ात उनको जन्नत में आला मकाम पे फाइज करे और जन्नत के खानों से उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि बेकसूर हैं और बग़ैर किसी कसूर के हैं। तो वो भी शहादत की मौत मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी शहादत की मौत आती है, सफ़र की है और ऊपर से फिर बग़ैर किसी कसूर की है। तो बस अल्लाह की रज़ा समझ के इसको भूलने की कोशिश की जाए और सब्र करने की कोशिश की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाक़ये के बाद जो लोग इस मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि सूरत फातिहा और आखिरी 4 कुल पढ़ के उन मरहूमीन को बख्श दे जो लोग इस सानिए के अंदर इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो मैं भी अपना क्या नाम उसका ये सारा का सारा काम इसी अभी इस वीडियो के बाद मैं भी ये सारा का सारा काम करने लगा हूँ। आप लोग भी ये सारा का सारा काम करें कि सूरत फातिहा और आखिरी 4 कुल पढ़ के और मरहूमीन के रूह को बख्श दे ताकि उनके साले सवाब हो। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो खुदारा इसे सीखें, दोस्तों में शेयर करें और जो है अल्लाह की रज़ा को समझें, उसको तस्लीम करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।